हेलो गाइस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये टॉपिक है प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी। आज आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है। और इस न्यूज़ की वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना है। साथ ही साथ में जब से कोविड 19 का इलाज ढूंढा जा रहा है, तब से आप देखो कि आप प्लाज्मा थेरेपी बार बार न्यूज में देखते होगे कि बार बार प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है। तो इस कारण से हमें आज ये समझना होगा कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के न्यूज में क्या है। तो न्यूज में आपने देखा होगा या यहाँ पे कि दिल्ली सरकार के द्वारा अपने यहाँ पर यानी दिल्ली में ILBS हॉस्पिटल है वसंत कुंज में। यहाँ पे भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है लॉन्च किया गया। यानी भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे बनाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा ILBS हॉस्पिटल में बनाया गया। तो चूंकि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। प्लाज्मा बैंक का सेंस वैसे ही होता है जैसे कि ब्लड बैंक होता है। तो प्लाज्मा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है जो कि बीमारी में या ट्रीटमेंट के दौरान प्लाज्मा थेरेपी में यूज किया जाता है। तो जैसे ब्लड बैंक होता है, तो ब्लड बैंक में जो डोनर्स होते हैं वो अपना ब्लड ले जाके दे देते हैं और वहां पे इकट्ठा रखा होता है। और जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो जाकर के वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। तो सेम ऐसे प्लाज्मा को भी रखा जाएगा और जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो प्लाज्मा को जाकर के वहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो प्रोविजंस बताए गए हैं इस बैंक में, इसमें ये बताया गया है कि फिलहाल हम लोग अभी कोविड 19 से जो है परेशान है। तो कोविड 19 से जो लोग रिकवर कर चुके हैं, यानी जिनको कभी कोविड 19 था लेकिन अब वो सही हो चुके हैं, तो वो लोग अपना प्लाज्मा जो है वो जाकर के इस बैंक में दे सकते हैं और यहाँ पे अपना प्लाज्मा जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अभी कौन दे सकता है प्लाज्मा? जो कि कोविड 19 से रिकवर्ड पर्सन होते हैं, यानी जिनको पहले कोरोना वायरस या कोविड 19 हो चुका था लेकिन अब वो सही हो गए हैं। और आप देखो कि हमारे देश में रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत में रिकवरी रेट लगभग 58-59% है। तो रिकवरी रेट अच्छी है भारत में। तो यानी बहुत सारे लोग रिकवर किए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्त रखी है सरकार ने कि सभी लोग नहीं रिकवर, यानी सभी लोग नहीं दे सकते हैं। उसके लिए पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि आपकी उम्र जो है वो 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो उसके साथ में आपकी उम्र जो है 18 से 60 साल के बीच में होगी, तभी आप डोनेट कर पाओगे। साथ ही साथ में आपका जो एक डेफिनेट मास है, यानी आपका जो वेट है, वो वेट भी होना चाहिए कम से कम 50 किलो, यानी आपका वजन 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। और आपको कोरोना से सही हुए कम से कम 14 दिन हो जाने चाहिए। यानी 14 दिन अगर हो गए हैं तभी आप दे सकते हो। अगर 14 दिन नहीं हुए तो आप नहीं दे सकते हो, यानी इससे ज्यादा दिन आपको होना चाहिए, 14 दिन से ज्यादा अगर आप सही हो तो ये तीन कंडीशन है जो दे सकते हैं। और साथ साथ में सरकार ने ये बोला है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता है जो बीमारी से ग्रसित हो, जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि जैसे किसी को डायबिटीज है या किसी को और कोई बीमारी है, तो इस प्रकार के लोग जो है वो नहीं डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हेल्दी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। और इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और इन्होंने बताया कि अगर जो व्यक्ति डोनेट करना चाहता है तो वो हमें इन्फॉर्म करे, हम उसको वहां पे ला करके कलेक्शन कर लेंगे, यानी उसके प्लाज्मा को हम जो है वो निकाल लेंगे। और फिर उस व्यक्ति को 1-1.5 घंटे का समय देना पड़ेगा और प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आज की न्यूज में यही बातें बताई गई हैं कि प्लाज्मा बैंक जो है वो लॉन्च किया गया है, उससे कुछ ये कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हमें इसके बारे में सबसे पहले तो यही समझना होगा कि प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, यानी प्लाज्मा थेरेपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा थेरेपी को समझने से पहले हमें यह समझ लेना होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक, हम सभी लोगों ने ब्लड देखा है। ठीक है, और हम ब्लड के बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो ब्लड के बारे में। तो जो हमें ब्लड दिखाई पड़ता है, यानी जो हमें लिक्विड दिखाई पड़ता है ब्लड के रूप में, उसमें अगर आप उसको सेपरेट करो, उसको हम लोग अगर सेपरेट करें लिक्विड को, तो उसमें एक लिक्विड मिलेगा।
और लिक्विड के साथ साथ में उसमें कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड, जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखो, तो अगर ये ब्लड वेसल्स है, यानी ये ब्लड वेसल्स है, रुधिर जो है वो वाहिकाएं हैं यानी नलिकाएं, तो इसमें आप देखो कि एक बड़ा अमाउंट जो ये येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है, यही क्या होता है, लिक्विड होता है। और उसके साथ साथ में इसमें और भी एलिमेंट जो है वो मिले होते हैं, जिसमें आप पढ़ते होगे रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में लाल अ, रुधिर कोशिका कहा जाता है। ठीक है, या वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसमें ये सारी चीजें मिल करके ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, और ओवरऑल हमें पूरा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई पड़ता है। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी उसी के साथ में घुले होते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है, इसका लगभग 55% हिस्सा, यानी 55% हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और वो प्लाज्मा आपको जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये येलो कलर का, ये प्लाज्मा होता है 55%। और साथ ही साथ में ये जो 45% हिस्सा होता है, ये 45% हिस्सा जो है ये ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, यानी ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, यानी ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। तो हमने क्या देखा कि ब्लड में एक लिक्विड जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ये पाया जाता है, और साथ साथ में एलिमेंट्स, ब्लड एलिमेंट्स में कौन कौन सा, रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो प्लाज्मा होता है, यानी ये जो लिक्विड है, ये जो प्लाज्मा है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, और इसी प्लाज्मा के बारे में ही हम लोगों को देखना है, और इसी आधार पे थेरेपी की जाती है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा का मेन काम होता है कि ये जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ऑर्गन तक पहुंचाना, और ऑर्गन तक जाकर के ये अपना काम करते हैं। और साथ ही साथ में ऑर्गन के पास में जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो अपना वेस्ट मटेरियल जो रिलीज करती हैं, उसको अपने साथ में डिसॉल्व करके प्योरीफाई करने वाली जगह तक पहुंचा देना। यानी प्लाज्मा क्या करता है कि ये सारी चीजों को ऑर्गन तक पहुंचाता है, यानी किसी अंग तक पहुंचाता है, और अंग के पास में जो कोशिकाएं होती हैं, जो अपना वो वेस्ट निकालती हैं, उस वेस्ट को ला करके जहां पे उसको प्योरीफाई होना होता है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तो यानी अगर आप देखो, तो ये प्लाज्मा ही क्या कर रहा है, एक मीडियम के रूप में काम कर रहा है। अगर इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपने पानी ले लिया, यानी वाटर। ठीक है, वाटर में आपने थोड़ा सा शुगर घोल दिया। ठीक है, यानी आपने थोड़ा सा शुगर घोल दिया, थोड़ा सा इसी में सॉल्ट घोल दिया, थोड़ा सा कोई और एक एलिमेंट घोल दिया। तो अब ये जो हुए, ये क्या हुए, एलिमेंट हुए। और ये जो हुआ, ये क्या हुआ, वाटर, यानी ये लिक्विड फॉर्म में है। अब ओवरऑल अगर आप देखो कि शुगर और सॉल्ट घोलने के बाद में तो एक सोल्यूशन बनेगा, यानी एक जो है लिक्विड बनेगा। तो वैसे ही हमारा ब्लड होता है। तो ब्लड ओवरऑल जो लिक्विड हमें दिखाई पड़ता है, उसमें मेन जो लिक्विड का रोल प्ले करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और बाकी ये सब क्या होते हैं, ये सब एलिमेंट होते हैं, और मेन रोल जो है वो प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड में एक हल्का पीला रंग का एक लिक्विड होता है। यानी कैसे, येलो कलर का एक लिक्विड होता है, येलो लिक्विड होता है, यानी येलो लिक्विड होता है। और ये जो लिक्विड होता है, ये वाटर, सॉल्ट, एंजाइम्स, इन सबको कैरी करता है। यानी इनको क्या करता है, अपने साथ में लेकर के मूव करता है, जहां जहां पर जिसको रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उसको पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ में जो प्रोटीन्स होते हैं, या जो न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो भी इसी प्लाज्मा में घुल करके ही कहाँ तक पहुंचते हैं, ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, यानी जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लाज्मा ही क्या करता है कि जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होता है, प्रोटीन होता है, इनको बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। और बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के बाद में वहां पर जो वेस्ट मिलता है, उस वेस्ट को ला करके वहां से लाता है, और जहां पर वो प्योरीफाई होता है वहां पर उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, और इस आधार पे यही प्लाज्मा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करवाता है। यानी पूरे ब्लड एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सर्कुलेट करवाने का जो मेजर रोल प्ले करता है, वो कौन करता है, प्लाज्मा प्ले करता है। अब इस प्लाज्मा में अगर हम लोग देखें कि प्लाज्मा में और क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लाज्मा में एक चीज पाया जाता है जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी। ठीक है, और अभी हम लोगों को देखना है कि एंटीबॉडी का ही मेन रोल होता है। उसके साथ साथ में क्लॉटिंग फैक्टर, यानी रक्त को जमाने वाला जो फैक्टर होता है, यानी जो थक्का बनाने वाला फैक्टर होता है, वो होता है। प्रोटीन, एल्बुमिन पाई जाती है इसमें, और ये फिब्रिनोजिन पाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो
प्लाज्मा में पाया जाता है। बट हमें इन तीनों के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी में किसका यूज ज्यादा करना होता है, एंटीबॉडीज का। तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कैसे इनका रोल होता है। तो आपको आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी कि प्लाज्मा जो है बैंक बनाया गया, फिर प्लाज्मा क्या होता है, और इसी का यूज करके जो ट्रीटमेंट किया जाता है या इलाज किया जाता है उसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं थेरेपी कैसे होती है। प्लाज्मा जो है, जैसे आप कभी ब्लड डोनेट करने जाओ तो ब्लड निकाला जाता है, तो प्लाज्मा भी तो ब्लड में ही पाया जाता है। तो जब हम प्लाज्मा डोनेट करने जाते हैं तो ऐसे में जैसे ब्लड निकाला जाता है वैसे ही प्लाज्मा यानी ब्लड निकाल लिया जाता है। तो आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा और ब्लड को निकाल करके बाहर उसमें एक मशीन में उसको जो है वो रखा डाला जाएगा, और उसके बाद में वो मशीन क्या करेगी कि ब्लड से जो है वो प्लाज्मा को अलग कर देगी, और ब्लड से में जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं उनको अलग कर देगी, यानी इन दोनों को अलग अलग कर देगी। तो प्लाज्मा अलग हो गया और ब्लड कंपोनेंट जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारी चीजें हैं या आरबीसी वगैरह है, इसको क्या करेगा, अलग कर देगा। तो जैसे आपने ब्लड दिया तो आपका ब्लड लेके प्लाज्मा तो निकल गया, और उसके बाद में जो ये आपका एलिमेंट बचा इसको फिर क्या किया जाएगा, आपकी बॉडी में दोबारा से इंडक्ट करवा दिया जाता है। तो आपकी ब्लड से सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा को निकाला जाता है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आपकी बॉडी में फिर से एक सलाइन लिक्विड के साथ में दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है प्लाज्मा को लेने की, यानी अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करता है तो ये प्रोसेस उसको फॉलो करनी होती है। अब यहां पे देखो कि जो एक व्यक्ति, अगर कोई एक हेल्दी व्यक्ति है तो वो एक महीने यानी अगर वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो वो 28 दिन के इंटरवल पे प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। यानी अगर आपने प्लाज्मा डोनेट किया आज तो 28 दिन के गैप पे आप दोबारा से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, और ऐसे करते करते आप साल में मैक्सिमम 13 टाइम्स जो है वो प्लाज्मा का डोनेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी प्लाज्मा डोनेशन आप कितनी बार कर सकते हो, पूरे साल में 13 बार आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, यानी 28 डेज की ड्यूरेशन आपको देनी पड़ेगी एक बार प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। अब जो प्लाज्मा डोनेशन होता है तो उस प्लाज्मा में आपकी बॉडी से पूरा ब्लड लिया जाता है, पूरा होल ब्लड आपसे लिया गया, और जिस प्रोसेस के तहत यानी ब्लड से प्लाज्मा को अलग करके और जो एलिमेंट होता है यानी जो बचा हुआ एलिमेंट होता है उसको अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मा फेरिसिस। यानी प्लाज्मा फेरिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करके बाकी एलिमेंट्स को अलग करके अलग कर दिया जाता है, यानी दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, और फिर प्लाज्मा को यूटिलाइज कर लिया जाता है और जो और एलिमेंट होता है उसको डोनर के बॉडी में है फिर से इंजेक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा फेरिसिस कौन सी प्रक्रिया होती है। तो प्लाज्मा फेरिसिस एक ऐसी प्रोसेस है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त से प्लाज्मा को अलग करके और जो रक्त के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा फेरिसिस की प्रक्रिया कहलाती है, और फिर ब्लड को जो डोनर होता है उसकी बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मा फेरिसिस कहा जाता है। क्लियर? तो प्लाज्मा डोनेशन, और फिर प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है उसी एंटीबॉडी का यूज करके हम प्लाज्मा थेरेपी को करवाते हैं। ठीक है, तो देखो एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी का क्या रोल होता है। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो सफेद रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होती है, उस डब्ल्यूबीसी की एक सेल टाइप होती है जिसको कहा जाता है बी सेल। यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी है उसका एक टाइप होता है, यानी एक उसकी सब टाइप होती है जिसको कहा जाता है बी सेल। ठीक है, और ये जो बी सेल होती है वही एक प्रोटीन जनरेट करती है जिसको जो वाई आकार की होती है, यानी वाई शेप की प्रोटीन जनरेट करती है, और यही वाई शेप की जो प्रोटीन होती है इसी को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनसे जो है उनमें पाए जाने वाले बीटा सेल्स के थ्रू वाई शेप्ड की प्रोटीन जनरेट होती है, और इसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी पैथोजन यानी किसी भी वायरस या किसी भी अन्य बीमारी से जो कारक होते हैं उनको पहचानने और उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर में। यानी जैसे अगर आप मानो कि कोई भी एक व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस हुआ, अब कोरोना वायरस हुआ तो हो सकता है उसकी बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं थी पहले बॉडी में,
और अगर उससे कोरोना वायरस की लड़ने की क्षमता नहीं तो इसका मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं थी, हो सकता नहीं रही हो। जिसके बॉडी में उससे लड़ने की एंटीबॉडी रही होगी तो उसको कोरोना वायरस असर ही नहीं करेगा, लेकिन जिसके नहीं होगी उसके ऊपर असर कर दिया। जब वायरस ने असर किया तो हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी बॉडी के फंक्शन में जो WBC है, इसकी बीटा जो बी सेल्स हैं, ये बी सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगी। और ये एंटीबॉडी किसके लिए जनरेट होगी, उसी कोरोना वायरस के लिए होगी। तो ये एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग होगी कि कोरोना वायरस को पहचान के और इनको किल कर देंगी या इनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। और जब इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये इस वायरस का इफेक्ट बॉडी से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी एक बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हुई, और ये जो एंटीबॉडी है इसके अंदर क्षमता है इस वायरस को मारने की क्षमता है। समझ में आया यहाँ पे कि एंटीबॉडी जो है वो इस वायरस को मारने की क्षमता रखती है। तो अगर हम इसी एंटीबॉडी बॉडी को किसी ऐसे व्यक्ति के बॉडी में डाल दें जो इनिशियली अभी कोरोना से ग्रसित हुआ हो, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। तो हम पहले से डाल करके उसको सही नहीं कर सकते, उसको सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी, और एंटीबॉडी जो है वो इंडिविजुअली आपको अलग से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में प्लाज्मा का को चढ़ा करके उसके बॉडी में हम एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं ना। तो यानी प्लाज्मा का यूज करके अगर थेरेपी किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा थेरेपी, जिसके तहत हम एंटीबॉडी को किसी दूसरे बॉडी यानी ऐसे व्यक्ति जो कि उस रोग से पहले ग्रसित था लेकिन उसके अंदर क्षमता डेवलप हो गई, तो उसकी क्षमता को लेकर के दूसरे बॉडी में इंडक्ट करवा के या इंजेक्ट करवा करके, और हम उसके अंदर भी वो क्षमता डेवलप करके उस रोग से बचने का प्रयास करते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, जो प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। तो आई होप आपको प्लाज्मा थेरेपी यहाँ तक समझ में आएगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। अब इसमें अगर आप देखो तो हम इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी को नहीं जनरेट करवा रहे हैं, इनडायरेक्ट एंटीबॉडी को इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी को हम कई बार पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी भी कह देते हैं, यानी क्या बोल देते हैं, पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये एंटीबॉडी का जो कॉन्सेप्ट है या प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ और कहाँ से लिया गया। तो ये देखो, ये एक पिक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा कि प्लाज्मा कैसे दिखता है। जैसे आप देखते हो ब्लड को रखा जाता है, वैसे प्लाज्मा को रखा जाता है, बट ब्लड आपको रेड दिखाई पड़ता है, प्लाज्मा आप देखो यहाँ पे लाइट येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहे होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सा क्षेत्र में यानी मेडिकल साइंस का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और इनका नाम है एमिल एडोल्फ बेहरिंग। ये पहले इटली के रहने वाले थे, फिर बाद में इन्होंने अपनी सिटीजनशिप पोलैंड की ले ली। तो एडोल्फ वर्ड हटा दिया गया क्योंकि एडोल्फ इटली में यूज होता है, एडोल्फ हिटलर आपने सुना होगा। ठीक। ये जो है वो सीरम स्टडी करते थे। सीरम स्टडी इन्होंने किया, यानी ब्लड से रिलेटेड जो सीरम स्टडी किया इन्होंने। और इन्होंने डिप्थीरिया नाम की एक बीमारी होती थी पहले, उस डिप्थीरिया नाम की बीमारी पे इन्होंने बताया कि डिप्थीरिया नाम की बीमारी को हम सही कर सकते हैं अगर हम एंटीबॉडी का यूज करें। तो इन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग एंटीबॉडी का यूज करके किसी भी बीमारी को सही कर सकते हैं और उसके लिए हमें प्लाज्मा को लेना पड़ेगा। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज कर किया गया, और इनके कॉन्सेप्ट को यूज करके 1930s में यानी 1930 के दशक में हम प्लाज्मा थेरेपी को बेहतर तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो प्लाज्मा थेरेपी आज से लगभग 190 साल से यूज की जा रही है, और जिसका कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति जो थे वो एमिल बेहरिंग थे, और इसीलिए इनको चिकित्सा क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो कि 1901 में दिया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल साइंस का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो एमिल बेहरिंग को 1901 में दिया गया, और इनकी स्टडी जो थी वो सीरम स्टडी थी, और इन्होंने डिप्थीरिया नाम की बीमारी के लिए ये कॉन्सेप्ट अपना बताया था। ठीक है। और इसके बाद में आप देखो कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इस प्लाज्मा थेरेपी को और भी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और ये अलग अलग नाम कौन कौन से होते हैं, जिसको कहा जाता है पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग एंटीबॉडी नहीं देते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट एंटीबॉडी दिया जाता है, जिसके बॉडी में पहले जनरेट हो चुकी है उसका निकाल के दूसरे में डाल दिया जाता है। और इसको कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी या ये सारे तीनों बात क्या है, एक ही है। तो प्लाज्मा थेरेपी या ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट वगैरह आपके होते हैं या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपके डाउट्स जो है वो रिप्लाई कर दूंगा।
और अगर आपको कोई चीज़ और लगता है, कोई इम्प्रूवमेंट लगता है, उसको आप बता सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको लगता है ज़रूरी है तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।